तो लास्ट क्लास में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं ये डिस्कस किया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जितना हमारा रिक्वायर्ड है उतना हमने डिस्कस किया था। टुवर्ड्स द एंड मैं आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बता रहा था। तो जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, जिसका बेसिस जो था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस रिजल्ट्स थे। तो जब ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तो उसके रिजल्ट्स जो थे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे थे। तो प्लैंक्स ने फिर उसको एक अलग तरह से एक्सप्लेन किया, और जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि प्लैंक्स ने कहा कि जो लाइट हमारे पास आ रही है या जो रेडिएशंस आ रहे हैं, वो रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हम मानते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। लेकिन प्लैंक्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, उन्हें एनर्जी पैकेट्स में डिवाइड किया गया और एक सिंगल पैकेट को कहा गया क्वांटा या फोटोन। तो ये जो प्लैंक्स का स्टेटमेंट था, ये बेसिकली ये लाइट की वेव नेचर नहीं, लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्लैंक्स ये कह रहा है कि लाइट की जो है वेव नेचर नहीं होती, क्योंकि जो बाकी के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है जैसे डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब लाइट की वेव नेचर को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि कुछ रिजल्ट्स जो है वो लाइट की वेव नेचर को जस्टिफाई कर रहे हैं, और कुछ रिजल्ट्स जो है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो एट द एंड ये माना गया कि लाइट की जो है वो ड्वेल नेचर होती है, वो पार्टिकल नेचर भी है और वो वेव नेचर भी है। बट हाँ, इनको ये दोनों एक साथ हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसीलिए जहां जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम या तो लाइट की पार्टिकल नेचर को यूज करेंगे या लाइट की वेव नेचर को यूज करेंगे, राइट। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिखे यहाँ पर। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हम बात कर रहे थे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जिसके लिए मैंने कहा था एक ऐसी बॉडी जो कि सभी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्सॉर्ब भी कर सकती है और उनको एमिट भी कर सकती है। तो लिख सकते हो यहां पे आप पर ब्लैक बॉडी के लिए an ideal body which emits and absorbs radiations of all the wavelength is called a black body, is called a black body. And radiations emitted by the black body is called black body radiations. देखिए लोअर टेम्परेचर पर वो ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। जब आप उसे हीट अप कर देते हो तो वो वापस से उन्हीं रेडिएशंस को एमिट भी करती है। तो एक ब्लैक बॉडी को हीट अप किया गया और उससे एमिटेड रेडिएशंस को हमने प्लॉट किया, जैसा लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। कर्व किसके बीच में प्लॉट किया जाता है? इंटेंसिटी अगेंस्ट वेवलेंथ। ये कर्व कुछ इस तरह से आया था, ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, T2 इज ग्रेटर देन T1। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, और जब इन रिजल्ट्स को लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, कैसे वो अब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट उससे वो एक्सप्लेन नहीं हुए, तो प्लैंक्स ने इन्हें पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया। तो लिखिए यहां पर द अबव, ये कर्व बनाने के बाद लिखिए द अबव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन नॉट बी explained on the basis of wave theory of light. Planck suggested that atoms and molecules could emit, atoms oblique molecule or any object, atoms
comma molecule or any object could emit or absorb energy in discrete quantities not in a continuous manner a belief पॉपुलर एट दैट टाइम, यानी कि कंटिन्यूअसली हम एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये एक तरह से सोचा जाता था। तो प्लांक्स ने कहा कि ऐसा नहीं है। A belief that is popular at that time, full stop. Planck gave the name quantum or photon to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations. और प्लांक ने एक फॉर्मूला भी दिया। अकॉर्डिंग टू प्लांक जो एनर्जी है एक फोटोन की, ये फोटोन की एनर्जी ये उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम h से लिखते हैं, जिसे बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये अराउंड 19th सेंचुरी में 1900 में ये फॉर्मूला प्लांक्स ने दिया, और आज भी ये डेटा वैलिड है, आज भी हम यही यूज करते हैं। दिस इज नॉन एज प्लांक्स कांस्टेंट। आप चाहो तो इसको, सिंस ये लाइट है तो लाइट की स्पीड तो hc/λ ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, और स्पीड सबको पता है लाइट की, तो वो डेटा भी है। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू भी पता है, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर h और c की वैल्यू को पुट कर दें तो ये वैल्यू नियर बाई, एग्जैक्टली तो नहीं, नियर बाई 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए तो बहुत बार अगर एक वेवलेंथ पता है लाइट की, तो यहाँ से उस एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, या एक फोटोन की एनर्जी पता है तो यहाँ से उसकी वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उस फोटोन की वेवलेंथ हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जहां पर E क्या है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी। और प्लांक्स का ये कहना है कि या तो आप एक फोटोन एमिट करोगे, या दो फोटोन एमिट करोगे, या तीन फोटोन एमिट करोगे, या एक फोटोन एब्जॉर्ब करोगे, या दो, यानी इसके मल्टीपल में ही होगा। आधा फोटोन ना तो एमिट किया जा सकता है, ना ही आधा फोटोन एब्सॉर्ब किया जा सकता है। ये प्लांक्स का कहना है। और यही चीज जो है ये लाइट की कौन सी नेचर कहलाती है, ये पार्टिकल नेचर है। जैसा मैंने आपको समझाया था कि या तो गोल्ड का एक एटम, या दो एटम, या तीन एटम आपको लेने पड़ेंगे, आधा एटम गोल्ड का एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आधा फोटोन एग्जिस्ट नहीं करना, तो ये किससे मैच कर रहा है, रिजल्ट पार्टिकल नेचर से मैच कर रहा है। तो ये लाइट की पार्टिकल नेचर होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट की जो है वो ड्वेल नेचर होती है। एक लाइन और लिख सकते हो, लाइट पजेस ड्वेल नेचर दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। लाइट पजेस ड्वेल नेचर दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है अभी तक की साइंस का, क्योंकि अभी भी क्लियरिटी नहीं आई है क्या है ये, वो हमें क्लियर नहीं है। लेकिन अब थोड़ा और समझाता हूँ प्लांक्स की इस कहने से और क्या इंपैक्ट आया। ठीक है, एक तो ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है प्लांक्स ने कह दिया, बात खत्म। मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ प्लांक्स ने जब ये कहा तो इसका मतलब क्या है। तो यानी एनर्जी की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती है। इसको आप ऐसे समझो कि एक कार आप चला रहे हो,
कार की यूं कह सकते हो स्पीड कुछ भी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग की स्पीड 50 भी हो सकती है, 50.51 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, 53 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। आप कह सकते हो किसी भी स्पीड से हम कार चला सकते हैं, एटलीस्ट अंडर 100 तो चला ही सकते हैं। लेकिन प्लांक्स ने जब ये कहा कि डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती, तो अब इसका इम्पैक्ट पता क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप कार को किसी भी स्पीड से चला सकते हो, तो ऐसा नहीं है। कार की स्पीड की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होगी, क्योंकि एनर्जी की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है। खैर ये अलग बात है कि अब क्या जो हम यूज करते हैं ना 50, 51, ये बड़ी स्केल है, इस पे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था ना 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड खरीदना, आपको लगता है 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं, 2 भी खरीद सकते हैं, 1.1 ग्राम भी खरीद सकते हैं, 1.11 ग्राम भी खरीद सकते हैं। अगर आपको प्लांक्स थ्योरी को समझना है तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटी छोटी क्वांटिटीज पे जाना होगा। जैसे हमने एएमयू की बात की थी कि 300 एएमयू गोल्ड नहीं खरीदा जा सकता, उसी तरह से यहाँ पर भी स्पीड में भी आपको बहुत छोटी यूनिट पे जाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लिया कार की स्पीड जो है यानी 50.1 हो सकती है, 50.2 हो सकती है, 50.3 हो सकती है, लेकिन 50.25 नहीं हो सकती। आप कार को 50.25 से नहीं चला सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो 50.1 या 50.2 या 50.3 इस तरह से। ये फिक्स्ड वैल्यू, इसी पर कार चलेगी, ये रेस्ट्रिक्शन है। प्लांक्स ने जैसे ही कहा तो ये एक रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर आ गया। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। एक पेंडुलम लटका हुआ है, आपको अगर मैं कहूँ कि इसको ऑसिलेट करो तो आप कहोगे हाँ सर करवा देंगे, कितने एम्पलीट्यूड से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी भी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है, इसकी भी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, या तो 10 एंगस्ट्रॉम से ऑसिलेट होगा, या 20 से होगा, या 30 एंगस्ट्रॉम से होगा, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम स्केल पे जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर वाली स्केल पे नहीं। तो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, 15, 25 एंगस्ट्रॉम नहीं हो सकता। इस तरह तो ये लिमिटेशन हमारी लाइफ पर आ गई। अगर हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते तो ये लिमिटेशंस है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व ही नहीं करते उनको, क्योंकि इतनी कम लिमिटेशंस हमें पता ही नहीं चलता। वही गोल्ड वाली एग्जांपल सोच सकते हो, क्योंकि एएमयू में हम बात ही नहीं करते। जिस दिन एएमयू में बात करने लगोगे तब समझ में आएगा, बट इतनी छोटी स्केल पे हम बात ही नहीं करते। गॉट इट? तो ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगेन, क्योंकि जो नेक्स्ट मॉडल है, बहुत ने जो मॉडल दिया, बहुत मॉडल ने इसी तरह से नेचर को, यानी लाइट की पार्टिकल नेचर को यूज किया अच्छी तरह से, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज किया। इनफैक्ट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को जो मेजर सपोर्ट मिला वो आइंस्टाइन से मिला। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इनिशियली जब प्लांक्स ने अपनी थ्योरी दी थी तो प्लांक्स ने कहा था कि इतनी सही नहीं है ये थ्योरी, जिस दिन कोई अच्छी थ्योरी मिल जाए इस थ्योरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिजल्ट एक्सप्लेन हो रहे थे। उसके बाद जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो भी आइंस्टाइन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से ही जस्टिफाई किया। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है जो हम उसी से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले आएंगे वापस रदरफोर्ड मॉडल पर, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल क्या था वो तो हमने लिख लिया था, बट रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं वो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो हेडिंग आ गया ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब अगेन ये जो ड्रॉबैक्स हैं इतने आसानी से हम नहीं समझा सकते कि क्या ड्रॉबैक्स है, इसके लिए बहुत सारी साइंस पहले पता होनी चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो एक्चुअली जब रदरफोर्ड मॉडल जो था वो बेसिकली सोलर सिस्टम पर बेस्ड था। सोलर सिस्टम में हमें पता है कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, या जितने भी प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो किससे मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो रदरफोर्ड ने भी उसी मॉडल को यूज किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है वो पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखूंगा। एक्चुअली
जब भी कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है तो चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट इट मस्ट बी अंडर एक्सिलरेशन, यानी इसको एक्सिलरेशन करना पड़ता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी इसको एक्सिलरेट करना पड़ता है। तो कोई भी जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मस्ट बी अंडर एक्सिलरेशन। और मैक्सवेल की जो थ्योरी है, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट आता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक एक्सिलरेटेड मोशन में है, यानी उस पर एक्सिलरेशन लग रहा है, तो इट मस्ट एमिट एनर्जी, उसे एनर्जी एमिट करनी चाहिए। तो रदरफोर्ड मॉडल में तो यही है कि हाँ, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है जिन पर चार्ज है और वो सर्कुलर मोशन में है, तो उन्हें भी रेडिएशन से एमिट करनी चाहिए। एक्चुअली ये लॉजिक सोलर सिस्टम पर नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सोलर सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उन पर कोई चार्ज ही नहीं, प्लैनेट्स पर कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर कुछ ये एक्सिलरेशन में होगा, तो इसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए, यानी कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होते होते ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी अगर गिर गया तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और अगर वो न्यूक्लियस में गिर गया इलेक्ट्रॉन, तो वो एक तरह से थॉमसन मॉडल ही हो गया, जहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब एक जैसे हो गए, जबकि ऐसा तो नहीं। तो इसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एक मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, तो अब इसमें क्यों मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो एनर्जी एमिट करना चाहिए, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए पूरी मैक्सवेल की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो एज अ फैक्ट आपको इसको यूज करना है कि हाँ, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो वो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। When a body is moving in an orbit मतलब वही circular path, when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration, ब्रैकेट में लिख दो, even if the body is moving with a constant speed in an orbit, it must accelerate itself because of changing direction, bracket close. So an electron in the nuclear model describing planet-like orbits is under acceleration according to the electromagnetic theory of Maxwell. Charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiations. Therefore, an electron in an orbit will emit radiations due to which speed of electron decreases.
The orbit will thus continue to shrink. The orbit will thus continue to shrink. Calculation shows that it should take an electron only 10 raised to power minus 8 seconds 10 raised to power minus 8 seconds to spiral into the nucleus, something like that. इस तरह making the atom unstable, but anything like this does not happen. Rutherford model cannot explain the stability of an atom. और अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी मान लेते हैं, मान लो रिवॉल्व नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर मूव कर जाएंगे, अगेन वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ना तो स्टेशनरी मान सकते हैं ना मूविंग मान सकते हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इवन चाहो तो लिख सकते, एक और ड्रॉबैक लिख सकते हो, रदरफोर्ड मॉडल ने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका कोई यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका भी कोई आइडिया नहीं दिया। तो राइट डाउन वन मोर ड्रॉबैक। Rutherford model says nothing about the electronic structure of atoms. That is how the electrons are distributed, around the nucleus. ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स थे, बस आपको याद रखना है पॉइंट जो मैंने लिखवाया है। और ये लैंग्वेज जो है काफी हद तक एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ताकि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी ना लगानी पड़े। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, हाई स्कूल के एग्जाम्स में भी आप इसी को यूज कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट मॉडल पर आते हैं, बोहर्स मॉडल। एक्चुअली बोहर ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कनेक्ट कर दिया और एक अपना नया मॉडल प्रेजेंट किया, एक नया मॉडल जो है वो दिया। हाँ, लेकिन इसके लिए उसने कुछ अजम्पशंस दिए थे जिन्हें अगेन हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे कि बोहर मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। तो लिखे यहां पर, पहले एक लाइन लिखिए, Bohr model is based on Rutherford nuclear model, and Planck's quantum theory। लिखे यहां पर postulates, तो अलग से क्या कहा, बोहर ने क्या कहा, ये इंफॉर्मेशन तो थी कि रदरफोर्ड ने भी कह दिया कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां तक रदरफोर्ड ने कह दिया था। बोहर ने क्या कहा, अब वो हम डिस्कस करें।
तो फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन in an atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbits, stationary, states और allowed energy states भी लिखो, allowed energy states. यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के अराउंड कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है, यानी कोई ऐसा नहीं कुछ भी रेडियस हो सकती, कुछ पर्टिकुलर रेडियस ही हो सकती है। ये बेसिकली आप कह सकते हो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज किया, जैसे प्लांक्स ने कहा ना एनर्जी कुछ हो सकती है, या तो इतनी या इतनी या इतनी, उसी तरह से बोहन ने भी ये कहा कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जी वाले ऑर्बिट्स ही हो सकते हैं जिनकी एनर्जी और रेडियस फिक्स रहेगी। फर्दर इसमें लिखो while revolving in these orbits electron neither absorbs or emits energy. Electron neither absorbs or emits energy. इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों नहीं करेगा ये एक्सप्लेन नहीं किया, बस एक स्टेटमेंट दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्टुलेट, कि ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। Second, for a stationary orbit, for a stationary state orbit, angular momentum of an electron, angular momentum of an electron must be the integral multiple of h upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mvr, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं m इंटू वी, दैट इज लीनियर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब क्या है इसका, इंटू n इंटीग्रल मल्टीपल। तो एज पर दी बहुत जो n की वैल्यू है तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इंटीग्रल मल्टीपल। ये एक तरह से कह सकते हो कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से इंस्पायर्ड है। जैसे प्लांक्स ने कहा एनर्जी एक फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी एनर्जी या तो x हो सकती है, 2x या 3x। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम या तो h अपॉन 2 पाई हो सकता है, या 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है, या 3h अपॉन 2 पाई हो सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, जैसे जिसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो प्लांक्स थ्योरी थी वो एक तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट था, लाइट को क्वांटिटीज में ब्रेक कर दिया, इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, लिख सकते हो कौन है, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और बोहर क्वांटाइजेशन रूल और बोहर क्वांटाइजेशन रूल। हाँ, बट ये फॉर्मूला कहां से आया इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये फॉर्मूला कहां से आया इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। हाँ, बट कोई भी जो ऑर्बिट है उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, mvr h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है, जैसे जैसे ये ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। और आगे चल के अभी हम इनकी एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट energy of stationary states increases as we move away from the nucleus, as we move away from the nucleus। I think जनरल इंफॉर्मेशन आप सभी के पास है, इसे हम बोलते हैं के शेल, इसे बोला जाता है एल, इसे एम, एन, इस तरह से। तो एनर्जी ऑफ के शेल सबसे कम है, के बाद एल, फिर एम, फिर एन। तो जैसे हम दूर जा रहे हैं एनर्जी जो है वो बढ़ती है। इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एनर्जी भी हम कैलकुलेट करेंगे। नोट डाउन, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स इंक्रीजेस। फर्दर लिखे, an electron, next point 4, absorbs or emits energy when it moves from one stationary orbit to another stationary orbit। And energy of photon equals to the difference in energies of stationary states। Difference in energies of stationary states। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी लोअर से हायर में जा रहा है तो ये हायर स्टेट की एनर्जी और ये लोअर की एनर्जी, तो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा इसके बराबर एक फोटोन रिलीज होगा। अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा और हायर से लोअर में आ रहा है तो वो एमिट करेगा। और एक फोटोन वो या तो एमिट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा और उसकी एनर्जी जो है इसके बराबर होगी, इसको हम एच न्यू लिख सकते हैं। तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो ई हायर माइनस ई लोअर। चाहो तो आप इसको एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हो। तो यहां से हम फोटोन की वेवलेंथ या फोटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां पर जो पॉइंट हमें समझना है वो क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन
लोअर से हायर लेवल में जा रहा है या हायर से लोअर लेवल में जा रहा है, तो या तो वो एक फोटोन एमिट अब्सॉर्ब करेगा या एक फोटोन एमिट करेगा। इसको ऐसे समझो, अभी मैं कुछ रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं। मान लेते हैं ये कोई ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इन ऑर्बिट्स की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो एनर्जी कितनी बढ़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी वो तभी फर्स्ट से सेकंड लेवल में जाएगा जब उसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसे एक फोटोन चाहिए, तो वो 1 से 2 में चला जाएगा। ये 1 लिख देता हूं, ये 2 लिख देता हूं, ये 3 लिख देता हूं। हाँ, यहां पर अब एक लॉजिक ये आता है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ना हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 हो तो क्या हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर उसे यहां से यहां जाना है तो एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन होना चाहिए। यहां से यहां जाना है तो एग्जैक्टली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन होना चाहिए। उससे ना तो ज्यादा, उससे ना कम। अगर उससे कम या ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उसको एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा। ये तभी एब्सॉर्ब करेगा जब उसकी एनर्जी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, राइट। और इवन जब वो हायर से लोअर में आ रहा है, मान लेते हो 10 से थर्ड से 1 में आ रहा है, डायरेक्टली थर्ड से 1 में आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन एमिट करेगा। हाँ, अगर वो थर्ड से पहले 2 में आया तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट करेगा, और 2 से 1 में आया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 से 5 में थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में आ रहा है तो टोटल कितना एनर्जी कम हो रही, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक फोटोन तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और एक 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 1 जंप 1 फोटोन पॉलिसी। 1 जंप 1 फोटोन पॉलिसी है। एक जंप 1 फोटोन एक्सेप्ट। कभी भी एक जंप में 2 फोटोन ना तो एमिट होंगे ना एब्सॉर्ब होंगे। अगर आप 1 से थर्ड में जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। 1 से थर्ड डायरेक्टली भी जा सकते हो। 1 से थर्ड जाना है, पहले 1 से 2 में जाओ, 2 से 3 में जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, 1 से 2 और 2 से 3 जा रहे हो तो ये 2 जंप हो गए टोटल मिला के। 1 से 3 डायरेक्ट जा रहे हो तो ये एक सिंगल जंप हो गया। तो जहां से जहां जंप हो रहा है उसी के बराबर फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए। ये थोड़ा मिस्टीरियस सा है। मिस्टीरियस इसलिए भी है क्योंकि यहां पर हम ये कह रहे हैं, एक और छोटा सा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम कहते हैं यहां से निकला वो यहां चला जाएगा, ये मूव करता हुआ नहीं जा रहा है। मूव करता, बिकॉज मूव करता हुआ जाएगा तो इसका मतलब उसकी एनर्जी धीरे धीरे 3 से 5 ग्रेजुअली नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही उसने फोटोन एब्सॉर्ब किया उसकी एनर्जी तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी वो यहां से यहां जाएगा। तो इसका यूं कहते हैं कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होगा, यहां अपीयर हो जाएगा। पाथ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुअली यहां से यहां लेके गए मतलब एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। एनर्जी धीरे धीरे नहीं बढ़ रही, सडनली बढ़ रही है। वो समथिंग लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप होता है ना, उस तरह से। तो ये थोड़ा मिस्टीरियस है, अजीबता तो है ही है, लेकिन अभी हम उसी तरह से सोच रहे हैं जैसा बोहर ने कहा है। यस, यहां से गायब हुआ यहां अपीयर हो गया, यहां से गायब होगा यहां अपीयर हो जाएगा। ये डायरेक्ट डिसअपीयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा हम सोच रहे हैं? क्योंकि जैसे एनर्जी 3, एक फोटोन आया, अब्सॉर्ब किया, एनर्जी 5, यानी यहां से गए यहां अपीयर हो गया। यहां पर एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, यहां से गए यहां चला गया, राइट। तो ये इस तरह से आपको सोचना है। आपको अगर लग रहा हो सर ऐसा क्यों, आपका थॉट प्रोसेस भी आपको इसी तरह से डेवलप करना है जो मैं बता रहा हूं, तभी हम कुछ रिजल्ट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे। ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज ऐसा सोचने पर ही हम जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है उनको कुछ हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये थॉट है जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वही वाली बात है कि एक फोटोन एब्सॉर्ब हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है। क्वेश्चन ये आता आधा क्यों नहीं हो सकता, नहीं पता। ये सब ऑब्जर्वेशन पर है। यस, जैसे जैसे हम और साइंस में आगे बढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पर हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हमें एक ही चीज बोलनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन। एक लिमिट के बाद बहुत कुछ हम ऑब्जर्वेशन पर ही कमेंट करते हैं, बिकॉज क्यू वर्ड तो हर जगह आ जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आपने उस डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है। जैसे मैं इसको यूं कहूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ये फॉर्मूला कहां से आया? कहीं से नहीं आया, बस हमने ऑब्जर्व किया। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लो, ये सब क्या लो है? ग्रेविटेशनल लो, कूलम्ब्स लो, ये सब लो है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर एनर्जी, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में या हायर से लोअर में आएगा तो वो फोटोन या तो एमिट करेगा या फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। उस फोटोन की एनर्जी जो है हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। ये बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो बोहर मॉडल था, बोहर मॉडल ने इवन कुछ रेडियस, एनर्जी, स्पीड के फॉर्मूले भी डिराइव किए, मैथमेटिकली कैलकुलेशन ऑन पेपर, और उसके बेसिस पर जो फोटोन एमिट हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया गया। और स्पेशली ये सारा कैलकुलेशन जो की गई वो हाइड्रोजन एटम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए की गई। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जो थियोरेटिकल रिजल्ट्स थे बोहर के, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अच्छे खासे लेवल पर मैच हो गए, अच्छे खासे मैच हो गए। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट था, यानी इसको यूं कहा जाता है, जो स्पेक्ट्रम जो था ना, बोहर ने ये कहा कि हाँ अगर हाइड्रोजन का हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसमें इतनी वेवलेंथ वाले रेडिएशंस हम ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली रेडिएशंस क्या, फोटोन ही तो है। फोटोन और रेडिएशन अलग अलग बात नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि उन्हीं रेडिएशंस को हमने कहा कंसिस्ट ऑफ फोटोन। जैसे रेडिएशन की वेवलेंथ है वही फोटोन की वेवलेंथ है, वो अलग अलग नहीं है। तो बोहर ने उन फोटोन्स की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ निकाली, यानी और उन एक्सपेरिमेंटली जो रेडिएशंस हम ऑब्जर्व कर रहे थे उनकी वेवलेंथ निकाली गई, और दोनों काफी हद तक मैच कर रही थी। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट था। और कह सकते हो कि इससे पहले कोई भी ऐसा मॉडल नहीं था जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हो बोहर मॉडल। इनफैक्ट जितना सिंपल वे में बोहर ने अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया, जिससे उसको समझना हर किसी के लिए बहुत आसान था। तो चलिए अब पहले डेरिवेशन करते हैं। अब इस पर्टिकुलर मॉडल का डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको अभी भी बता दूं, आज भी ऑब्वियसली ये कोई बोहर मॉडल अपने आप में सही नहीं है, इसके बाद और भी मॉडल्स आए हैं, बट जितने हम और ज्यादा एडवांस होते गए मॉडल्स उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गए। तो आज भी हम बोहर मॉडल को ज्यादा यूज करते हैं। दो एग्जैक्टली हम कहते हैं कि रिजल्ट्स एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होंगे, इसमें एरर है, हाँ, बट फिर भी कोशिश हम करते हैं कि उसी तरह से सोचें। तो हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेशन वर्ड के बजाय डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर रेडियस, velocity and energy for an electron in a single electron system. For an electron in a single electron system. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप कह सकते हो फिर तो सर हाइड्रोजन ही हो सकता है, तो ऐसा नहीं, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम प्लस भी हो सकता है, +1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लिथियम +2, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिस पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा उन्हीं के लिए है। अब यहाँ पर एक तो इक्वेशन जो हमारे पास ऑलरेडी है, mvr = NH/2π, जहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, मास, वेलोसिटी, रेडियस स्टैंडर्ड टर्म्स है सारी। सेकंड, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है इनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो एक सर्कुलर मोशन के लिए हम सबको पता है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो लिखिए इसको, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन is provided by electrostatic
attraction between electron and nucleus. Electrostatic attraction between electron and nucleus. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? m, इसको यहां लिख देता हूं, mv स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन। यहां पर जैसा भी मैंने कहा हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम प्लस भी हो सकता है, तो यहां पर चार्ज जो होगा Ze, अगर एक प्रोटोन ही है तो E, दो प्रोटोन है तो Z2E, तीन प्रोटोन है तो 3E, और प्रोटॉन जो होता है वो ही एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर हम इस Z को एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। तो Q1 हो गया Ze, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, तो K Q1 Q2 यानी Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। K मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, Z यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जिसे आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, E चार्ज जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और R जो है ये रेडियस। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दो इक्वेशन है जिससे हम R और V का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक R तो कैंसिल आउट होगी, तो R इक्वल्स टू के जेड, चलो पहले पुट कर देते हैं फिर रीअरेंज कर देंगे, तो m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 5 स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, चलो इस r को अभी रहने देता हूँ, नहीं कैंसिल करता हूँ, m r रहने दिया, v की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी, इस तरफ क्या है k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये कैंसिल, एक m कैंसिल, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई m स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू n। यहां पर अगर हम देखें तो सब कांस्टेंट है, h जिसकी वैल्यू पता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, यूनिट्स आप देख लें, e 1.6 इंटू 10⁻⁻90 coulombs, m mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम, पाई की वैल्यू पता है। इन सब की अगर वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर दे तो r इक्वल्स टू आ जाता है 0.529, n और z ये वेरिएबल n स्क्वायर अपॉन z। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अगर ये याद नहीं है तो डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बट कोशिश करो याद करने की। बट r इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाय z इंगेस्ट्रो, ये r का एक्सप्रेशन आ गया, और यहाँ पर पुट कर दें इस r को, तो v का एक्सप्रेशन आ जाएगा m v n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर n h अपॉन 2 पाई टू पाई के जेड टी स्क्वायर एन से एन कैंसिल अपॉन ये एक और फॉर्मूला v के लिए, वेलोसिटी के लिए, यस ये मास पर डिपेंड नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन के मास पर ये डिपेंड नहीं कर रही है। और यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें तो 2.188 इंटू 10⁻⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो रेडियस, वेलोसिटी, इन दोनों के एक्सप्रेशंस आ गए। अब हमें और किसका एक्सप्रेशन चाहिए? एनर्जी। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपसे पहले कहा था कि इसमें अगर अपोजिट चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी, तो यहाँ पहले ही मैंने माइनस लगा दिया ताकि अब हमें केवल मैग्नीट्यूड ही पुट करना है, K1 Q2 अपॉन R। हाँ, सिंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है तो यहाँ पर भी आप KZe² अपॉन R ये पुट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें अगेन इसको भी सिंप्लीफाई करना है। कैसे करें? तो अभी जस्ट यहां पर आपने नोटिस किया होगा mv² अपॉन R इक्वल्स टू KZe² अपॉन R²। अच्छा, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तब है जब हमने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है, जो कि बाय डिफॉल्ट हम मानते भी हैं। तो यहाँ से R कैंसिल, तो mv² इक्वल्स टू क्या हो गया? KZe² अपॉन R। तो mv² की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? KZe² अपॉन R माइनस KZe² अपॉन R, तो माइनस हाफ ऑफ KZe² R की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो R की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस हाफ KZe², R की वैल्यू n² h² 4π² KZe² है। इसको मिडल ला के लिखूं तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 2π² K² Z² e⁴ m अपॉन n² h²। फिर से सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज अगर हम पुट कर दें यहाँ पर तो यह आता है माइनस 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया, और यहां से अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन को, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी। देखा जाए तो काइनेटिक और टोटल एनर्जी में केवल साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का भी आ गया, विच इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन के साथ ये उसकी आधी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो क्वेश्चन टोटल एनर्जी पर आते हैं ज्यादातर तो, लेकिन अगर हमें टोटल एनर्जी पता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये सब जो डेटा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? Z और N पर। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z1 हो जाएगा, हीलियम प्लस के लिए बात करें तो Z2 हो जाएगा, लिथियम +2 के लिए करें तो Z3 हो जाएगा। फिर ये N क्या बता रहा है? ऑर्बिट्स की, कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। तो आप N की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको उनकी एनर्जी यानी रेडियस पता चल जाएगी, वेलोसिटी पता चल जाएगी, एनर्जी पता चल जाएगी। तो कुछ नहीं, इस चैप्टर में अगर मैं देखूं अभी तक का जितना भी हमारा डिस्कशन था वो सब पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन था, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। न्यूमेरिकल अब यहाँ पर और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कि हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, सेकंड की क्या होगी,
रेशियो क्या होगा, थर्ड और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो कभी स्पीड का रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन की किसी ऑर्बिट की हम हीलियम प्लस के किसी ऑर्बिट से कंपेयर करवा सकते हैं। ये जो सारा यानी इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन इवन रेशियो पर आते हैं, बिकॉज अगेन रेशियो लेने पर ये जो टर्म्स है बहुत सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेनली आप ये कह सकते हो कि सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड और एन पर। आपको ये याद रखना है कि कौन सी टर्म z के प्रोपोर्शनल है, कौन सी n के प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है या n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या z के, ये आपको पता होना चाहिए। जहां तक हम बात करें रेडियस जो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनफैक्ट n स्क्वायर के, और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। z ज्यादा होगा रेडियस कम होगी, क्योंकि z ज्यादा होने पर अट्रैक्शन कम होगी। जहां तक हम बात करें स्पीड की, तो z डिवाइडेड बाय n, z के प्रोपोर्शनल, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी की बात करें तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यहाँ से एनर्जी भी आप निकाल सकते हो, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको चाहो तो आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बड़े ही बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। कैलकुलेशन जरूर होगी, हो सकता है जैसे आप 13.6 को मल्टीप्लाई करना है, n की वैल्यू लेट से मैं 2 3 दे दूंगा, तो यहाँ पर 9 या हो सकता है 16 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर यहाँ पर होगा जो कि आपको करना होगा। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, फिर मैं रेशियो पे दे रहा हूँ तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ऐसे लिखना, पहली जो टर्म है वो तो है n सबस्क्रिप्ट में जब मैं लिखूंगा, और दूसरी जो टर्म है वो z, चाहे वो r भी हो सकता है, रेडियस, वेलोसिटी या एनर्जी, पहली टर्म n, दूसरी टर्म z। फॉर एग्जांपल जैसे रेडियस 1 1, रेडियस 2 2, रेडियस 2 1 1 2। Question number 4, velocity 2 1, velocity 1 2, फिर velocity 2 2, velocity 1 1, then 6, total energy 2 1, total energy 1 1, अब जहां तक मैं बात करूं रेशियो अगर आप लेते हो तो टोटल एनर्जी का या काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो वो टोटल का क्वेश्चन हो या उस फॉर्मूले में रेशियो आप ले रहे हो वो चीज वही रहेगी, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल साइन का डिफरेंस आता है, रेशियो लेने पे साइन वैसे ही नहीं आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स है टोटल की, तो वो रेशियो लेते वक्त 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको सोचना तो उसी तरह से 2 2 1 1, ठीक, ये कर देते। चलो एक पोटेंशियल एनर्जी का भी देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 3 1, पोटेंशियल एनर्जी 1 3। फॉर्मूला याद रखो, वेलोसिटी रेडियस वाला 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी 2.188 into 10⁶ z by n। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट में और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये एनर्जी माइनस में आई, इसका क्या मतलब? देखिए माइनस हमें केवल डिफरेंस से मतलब है। जैसे आप अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हो तो h हाइट पर एनर्जी mgh हो गई। अब अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाके एनर्जी को 0 मानूंगा तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव में हो जाएगी। लेकिन
इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी फिक्स नहीं है, ये रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन इन दो पॉइंट्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस फिक्स है, इसकी कम इसकी ज्यादा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डिफरेंस वही रहेगा। तो एक्चुअली ये नेगेटिव में इसलिए आ रही क्योंकि आपने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया, तो जब आप वहां से किसी को लेके आ रहे हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसीलिए टोटल एनर्जी भी नेगेटिव हो रही है। जिस दिन आप इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 100 200 मान लोगे, ये नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिफरेंस से ही मतलब है। चलिए ये फॉर्मूले है, तो इसका मतलब N1 Z1, तो ये 0.529 डिवाइडेड बाय ये भी 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.529 into 2, आंसर इज 1/2। देन 0.529 n square 2 z तो 1 4 डिवाइडेड बाय 0.529 से 5 to 9 लिखने की मुझे जरूरत नहीं बार बार, पर चलिए फिर भी 1 तो 1 और z और ऊपर गया तो 2, तो रेशियो 8:2। अब मैं 0.529 नहीं लिख रहा हूँ, 1 और 2, तो ये रेशियो आ गया 1/2 का, 2 और 1 तो 4 और 1 ये गया 1/2। यहाँ पर अब ये 1 और ये 2, 1/2 और ये 2 और ये 1, 1/4 और ये 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 2/2 1/1 1 आ गया। टोटल एनर्जी की हम बात करें, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -13.62 z² अपॉन n स्क्वायर, z की वैल्यू 1 है, 2 1/4 अपॉन 1/1, तो ये 1/4 ही आ जाएगा। z² ये अगेन 1 और ये भी 1, तो ये वैल्यू भी 1 आ गई। 1 डिवाइडेड बाय 9 और 9 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो चलिए इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।